नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारत ने सतत शहरी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है और भारत ने जयपुर से एक घोषणा की है, जिस घोषणा के तहत C3 की शुरुआत हुई है। तो आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि वास्तव में ये C3 क्या है, इसके क्या मायने हैं और इसके विभिन्न पक्षों पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं वास्तव में ये C3 क्या है, किस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। तो सतत शहरों की नई उड़ान के तौर पर C3 को देखा जा रहा है। सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं की बात कर लें तो खबर की बात हमने की, चर्चा में क्यों है इस वजह से हम बताएंगे कि चर्चा में इसलिए ही है क्योंकि एक तो भारत में ये पूरा का पूरा जो फोरम था उसका आयोजन भारत में हुआ था और भारत के द्वारा घोषणा की गई, इसलिए ये चर्चा में है। क्या है C3 इसको समझेंगे, साथ ही साथ इसका महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, ये इसका 12वां सत्र था जिसमें कि ये घोषणा की गई है C3 की। तो इस लिहाज से इसको भी समझेंगे कि क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम क्या है। साथ ही साथ अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर छोड़ेंगे। एक अभ्यास प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा और एक मुख्य परीक्षा के लिहाज से प्रश्न होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले खबर की। तो देखिए 3 मार्च से 2025 से जयपुर में इसका आयोजन हो रहा है और ये आयोजन जो है यहाँ पर जयपुर राजस्थान में हो रहा है, जिसमें कि C3 को लॉन्च किया गया। C3 क्या है? तो सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलैरिटी, इसी को लॉन्च किया गया है। अब इसमें किसने की घोषणा? तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की है। ये 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जो चल रहा है उसी के दौरान C3 की घोषणा की गई है। आगे हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि जो 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जिसके दौरान इसकी घोषणा की गई है, वास्तव में ये क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। ये फोरम बेसिकली आपको अगर प्रारंभिक तौर पर बताएं तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में रिसोर्स एफिशिएंसी और वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में यह फोरम कार्य करता है। इसी का 12वां सत्र था। इस 12वें सत्र के दौरान ही C3 को लॉन्च किया गया है। चूंकि भारत में लॉन्च हुआ है तो आपके परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है C3। C3 जैसा कि शुरू में ही बताया गया कि सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलैरिटी, ये इसका पूरा नाम है। C3 इसको शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं। वास्तव में क्या है? ये कई राष्ट्रों का बहुराष्ट्रीय एक गठबंधन है और इसमें इस गठबंधन में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म में विभिन्न जो शहर होंगे वो आपस में कनेक्ट होंगे, जो तकनीकी संस्थान है वो कनेक्ट होंगे और निजी क्षेत्र को भी इसमें जोड़ा जाएगा और इस कनेक्टिविटी का लाभ उठाया जाएगा कई तरीके से। ये पहल बेसिकली शहर से शहर, सिटी टू सिटी, इसके बीच में जो कैसे कोऑपरेशन हो, कैसे सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, इनके बीच में कैसे नॉलेज को शेयर किया जाए, कैसे ज्ञान साझा किया जाए, इसके अलावा निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा देने के लिए C3 का गठन किया गया है और इसका उद्देश्य जो है वो है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को मजबूत किया जाए, अर्थात सतत शहरी विकास को कैसे मजबूत किया जाए। तो C3 इस लिहाज से सतत शहरी विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखिए शहरों की जब बात करेंगे तो महत्वपूर्ण C3 क्यों हो जा रहा है, तो इसके उद्देश्य जो है वो इसको महत्वपूर्ण बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो देखिए शहरों का तेजी से विस्तार हो रहा है और शहरों का जैसे जैसे विस्तार होता है वैसे वैसे संसाधनों पर भार बढ़ता है और इन संसाधनों पे भार के साथ साथ इनका शोषण, इनका दोहन बढ़ता है। तो उस शोषण और दोहन के साथ साथ दूसरी तरफ आप देखेंगे, एक तो हम संसाधनों के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं उनका दोहन करके, और दूसरी तरफ हमारे द्वारा प्रकृति में वेस्ट भी बहुत सारे छोड़े जा रहे हैं। तो इस तरह से हम दोहरा हम कह सकते हैं कि प्रकृति को हम दंश दे रहे हैं। एक तरफ हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, रिसोर्स को हम क्या कर रहे हैं, डिप्लेशन हो रहा है, और दूसरी तरफ अपशिष्ट का उत्पादन भी कर रहे हैं, वेस्ट जनरेशन भी हो रहा है। तो ऐसी दशा में जो शहरीकरण है वो कहीं ना कहीं प्रकृति के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। तो पारंपरिक अपशिष्ट प्रबंधन जो प्रणाली है, जो पुरानी प्रणाली है, अब उसकी जगह पर एक नई प्रणाली की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसको कि अपनाते हुए जो हमारे द्वारा अपशिष्ट बढ़ाए जा रहे हैं वो अपशिष्ट हमारे लिए एक समस्या ना होके बल्कि एक संसाधन बन सके। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल है उसको अपनाने की जरूरत है। और सर्कुलर इकोनॉमी जो मॉडल होता है वो ये कहता है कि जो भी हम इस तरह के वेस्ट प्रकृति में छोड़ते हैं उसको हम रीयूज कर सकें, उसको हम रिसाइकिल कर सकें, उसको रिड्यूस भी करें।
तो एक तरफ हम उसको रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, एक तरफ उसको हम रीयूज करने की कोशिश करेंगे, ऐसा बनाएं कि उसका दोबारा इस्तेमाल हो सके, और साथ ही साथ रिसाइकिल करके हम उससे ऊर्जा उत्पादन भी कर सकते हैं या पुनः उसको इस्तेमाल करने लायक बना सकते हैं। तो इस लिहाज से इसको हम सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल के तौर पर देख सकते हैं, जिससे कि संसाधनों का पुनः उपयोग हो सके, रिसोर्स रिसाइकलिंग की जा सके, और जो प्रभावी प्रबंधन है इसके माध्यम से प्रकृति पे पड़ने वाले दोहरे दबावों को कम किया जा सके। तो C3 इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि होली के पावन पर्व पर दृष्टि परिवार की तरफ से आपको दी जा रही है 60% की छूट, और ये छूट मिलेगी हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 5 से 12 मार्च तक। साथ ही बुक्स और टेस्ट सीरीज पर भी आपको 40% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। और साथ ही साथ इसके लिए आपको क्या करना होगा, दृष्टि लर्निंग ऐप जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उस पर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं और इस महा जो ऑफर है उसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए C3 की अगर बात करें तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न देशों के जो नवाचार होंगे, जो इनोवेशंस होंगे, जो पॉलिसीज होंगी, जो सर्वोत्तम वहां की प्रैक्टिसेस होंगी, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, उनको इस डिजिटल मंच पर साझा किया जाएगा, जिससे कि सभी एक दूसरे से लाभान्वित हो सके। और इस पहल का उद्देश्य ही है कि शहरों के बीच में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो सतत विकास है, उस दिशा में कैसे सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए अगर हम बात करें तो सतत अपशिष्ट प्रबंधन जो है, जो वेस्ट मैनेजमेंट जो है, उसको बढ़िया बनाया जाए। जैसे कचरा फेंकने की जगह आप क्या करें, कचरे को इस तरह से हम ऐसी तकनीकी पर ज्यादा जोर दें, ऐसे मॉडल पर ज्यादा जोर दें कि उसका पुनः उपयोग हो सके, उसका पुनर्चक्रण हो सके, उसको हम कम कर सकें। अगर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे प्लास्टिक के बैग अगर देखें तो प्लास्टिक के बैग आप पहले तो उसका इस्तेमाल कम करें, और इस तरह से उसको आप रिड्यूस कर रहे हैं, साथ ही साथ उसका पुनर्चक्रण करें, रिसाइकिल करें, ताकि दोबारा वही इस्तेमाल हो सके, उसकी वृद्धि ना होने पाए। या उसकी जगह हम रिप्लेसमेंट ऐसी चीजों का करें जैसे कपड़े या जूट के बैग का इस्तेमाल करें, ताकि हम प्रकृति पर संसाधनों का जो दोहन है उसको कम कर सकें। इसके अलावा शहरी प्रबंधन में 3R इसी मॉडल को रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल को बढ़ावा दिया जाए, और सर्कुलर इकोनॉमी जैसा कि आपको बताया गया है कि उसके सिद्धांतों को लागू किया जाए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम संसाधनों की दक्षता भी बढ़ा सकते हैं, रिसोर्स की कम बर्बादी करके। साथ ही साथ जैसे पानी का एग्जांपल ले लें आप, पानी बचाने की जो प्रवृत्ति है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ जो वाटर की रिसाइकलिंग है उसको हम कर सकते हैं, ताकि वही पानी हमारे द्वारा दोबारा सफाई में और सिंचाई में दोबारा इस्तेमाल हो सके। तो इस तरह से हम संसाधनों की दक्षता भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जाम्पल आपके लिए बताया ही गया है, ताकि जो नए उत्पाद हों, अगर उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़े तो प्राकृतिक संसाधनों की उनके लिए कमी ना हो सके, क्योंकि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है अगर हम उनको दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो नए, हम कह सकते हैं, उत्पादों के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी कमी कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे पुराना मोबाइल है, अगर वो यूज से बाहर होता है तो उस पुराने मोबाइल या लैपटॉप से आप क्या करें, जो ई वेस्ट है उसको निकाल दें, नई बैटरी और सर्किट बोर्ड में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी पहल है जिसको कि और बेहतर ढंग से C3 जो प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर जो नए नए इनोवेशंस हैं या नए आइडियाज हैं, पॉलिसीज हैं, उनको शेयर करने के साथ इसमें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा जो तकनीकी संस्थान है, नीति निर्माता है, उद्योग और शोधकर्ता है, इन सब के बीच में एक जो नॉलेज है उसको शेयर किया जाएगा, ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा मिलेगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि जो शहरी नवाचार है, जो शहरी नवाचार को निजी क्षेत्र की सहायता से और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, और कम कार्बन उत्सर्जन और संसाधन दक्षता जिसकी बात हम कर रहे थे, रिसोर्स एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, उस पर आधारित भविष्य के शहरों का निर्माण किया जा सके। हम इस प्रकार के शहर बनाएं कि वहां पर रिसोर्स एफिशिएंसी की क्षमता हो उस शहर के अंदर, वो रिसोर्स को कम बर्बाद करने वाले हों, वो पानी को बचाने वाले हों, पानी को रिसाइकिल करने वाले प्लांट वहां पर उपस्थित हों, ताकि अपने आप हमको हमारे द्वारा यूज की गई जो पानी है वो सफाई और सिंचाई के लिए दोबारा उपलब्ध हो सके। तो ये कहते हैं, इसको हम संसाधन दक्षता या रिसोर्स एफिशिएंसी पर आधारित जो शहर है उसका हम इस्तेमाल कर सके। तो इस रूप में ये मंच महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सिटीज 2 MOU पर भी यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है, इसके अंदर क्या हुआ है, तो सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। और इसमें यह हुआ कि जो भारत की शहरी स्थिरता पहल है उसमें यह मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि इसके लिए जो 1800 करोड़ रुपए है
उसका ये समझौता हुआ है। और इससे क्या होगा, 14 राज्य के 18 शहरों को लाभ मिलेगा। और ये जो 14 राज्यों के 18 शहर है, ये दूसरे अन्य जगहों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेंगे। तो इसलिए ये भी एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो राशि है इसका उपयोग किया जाएगा इन शहरों को उपरोक्त बताए गए मॉडल के आधार पर डेवलप करने के लिए। यहां पर आपको इसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अब बात करें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जो है, जिसके 12वीं जो बैठक हो रही है, इसके दौरान 3 से 5 मार्च तक ये चलेगी जयपुर में। तो ये क्या है बेसिकली, तो इसके बारे में अगर बात करें तो 2009 में आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र जो है, UNCRD है, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और यह बेसिकली क्या करता है, एशिया प्रशांत देशों में स्थायी विकास को प्रोत्साहित करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसका उद्देश्य ही है कि जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में वो किस मॉडल पर काम करेगा, तो वो 3R मॉडल पर काम करेगा, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इस मॉडल को अपनाते हुए काम करने के लिए 2009 में संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र की पहल पर इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका मुख्य केंद्र एशिया और प्रशांत देशों में स्थायी विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना था। सर्कुलर इकोनॉमी के तहत यह काम करेगा, उसको बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में यह कार्य करेगा। अब इसी के तहत ये बैठक भारत में जयपुर में हो रही है। इससे पहले अगर आप देखें तो 2018 में भी भारत इसकी मेजबानी कर चुका है। वो बैठक कहाँ हुई थी, वो बैठक हुई थी इंदौर में। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर जो ये 12वां सत्र है इसका, इसमें अगर हम बात करें तो जो जयपुर घोषणा को अपनाए जाने की बात है, जब ये समाप्त होगा 5 मार्च का, तो जयपुर घोषणा को अपनाया जाएगा। और ये घोषणा आधारित है आपकी हनोई 3R घोषणा पर। हनोई 3R जो घोषणा थी उसका जो समय था 2013 से 23 तक था, 10 वर्षीय ये घोषणा थी। अब इसकी जगह नई घोषणा जयपुर घोषणा आ जाएगी। और इसका समय कब से कब तक होगा, तो 2025 से 34 तक होगा। और इसमें इस हनोई घोषणा के आधार पर ही उन्हीं बातों को आगे बढ़ाने की घोषणा शामिल होगी। हनोई घोषणा में अगर देखेंगे आप तो 33 स्वैच्छिक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसी प्रकार जयपुर घोषणा में भी कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और बेहतर आगे कैसे इस दिशा में बेहतर कदम बढ़ाया जाए, जिससे कि जो संसाधन कुशल और सर्कुलर इकोनॉमी है उसकी दिशा में रूपरेखा को तैयार करते हुए हम और आगे मील का पत्थर साबित करें, जयपुर घोषणा और ज्यादा शानदार रहे। जिस प्रकार हनोई घोषणा की अगर बात करें तो ये एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में देखी जाती है, विशेष रूप से संसाधन कुशल और सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के और अगर हम बात करें तो अब इसकी जगह आ जाएगी 2025 से 34 तक प्रभावी रहेगी जयपुर घोषणा। इसमें भी कुछ 10 वर्षीय लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। तो ये उम्मीद है कि इसमें जो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं वो एक है C3 और दूसरा है सिटीज 2। ये दोनों ही अर्बन सस्टेनेबल, जो हम कह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ें उससे पहले आपको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देते हैं जिसका जवाब आपसे अपेक्षित रखते हैं और एक मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी प्रश्न होगा। तो प्रश्न ये है कि 3R सिद्धांत में कौन कौन से तत्व शामिल हैं। विकल्प आपके सामने हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, रीबिल्ड, रिस्टोर, रिसाइकिल, रिपेयर, रिप्लेस या रीयूज, रीमार्क, रिफ्यूज। उम्मीद है आप इसका सही जवाब जरूर देंगे। और मुख्य परीक्षा के लिहाज से प्रश्न भी है कि भारत में तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण के कारण अपशिष्ट प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इस कथन के संदर्भ में भारत की अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति की समीक्षा कीजिए। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।